नमस्कार दोस्तों। आज जैसे कि आपको पता लग ही गया होगा, आज हम बात करने वाले हैं भोजशाला मंदिर के एएसआई रिपोर्ट के बारे में। और अभी कुछ समय पहले यानी 14 जुलाई को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्टेट लेवल की एक मीटिंग हुई। इन दो टॉपिक पे हम बात करेंगे आज। और तो सबसे पहले हम बात करते हैं भोजशाला की। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में, और ये मध्य प्रदेश में आता है। और यहाँ पे सरस्वती जी का मंदिर है और एक विद्यालय है। तो जैसे हम जानते हैं कि अपने सनातन धर्म में सरस्वती माता को हम विद्या की देवी कहते हैं और विद्या के लिए उनकी पूजा करते हैं। तो राजा भोज ने जब इस मंदिर की स्थापना की, जब ये बनाया, तो साथ में यहाँ एक विद्यालय भी बनाया, जहाँ उस समय छात्र वगैरह पढ़ते थे और यहाँ पूजा पाठ भी चलती थी। फिर जब आक्रांताओं ने आक्रमण किया, जो मुगल आक्रांता थे, जो आए थे भारत में लूटने के लिए, उन्होंने जब आक्रमण किया, जब सब कुछ किया, तो ये भोजशाला भी उनके आक्रमण का शिकार बनी। और फिर यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक मस्जिद बनाई जिसका नाम रखा कमाल मौला मस्जिद। और जैसे आप जानते हैं कि सारे ऐसे जो विवादित स्थल है जिसका पुनर्निर्माण या उनको वापस अपने उनके अस्तित्व लाने के लिए जो काम चल रहा है, उसी में से यहाँ भी इसका भी केस चल रहा था। तो जब हाई कोर्ट में इसका केस लगा 2003 में, तो उस समय ये फैसला आया हाई कोर्ट का 2003 में कि शनिवार से मंगलवार यहाँ पे पूजा होगी और शुक्रवार के दिन 1 से 3 नमाज पढ़ी जाएगी। तो उस समय इस फैसले के आधार पर अभी तक 2024 तक यही प्रथा चल रही थी वहाँ पे। तो शुक्रवार को एक दिन 1 बजे से 3 बजे तक यहाँ पे नमाज होती थी और उसके बाकी समय यहाँ पे पूजा पाठ होती थी। तो जैसे कि हम जानते हैं, जब पूजा पाठ करते हैं तो उसमें हवन वगैरह भी होता है। पूजा का एक हवन भी एक पद्धति है पूजा की। तो जहाँ कहीं भी मंदिर आप पाएंगे या ऐसे कुछ अपने सनातन धर्म के जो हिंदू मान्यताओं के और हिंदू सभ्यता की जो चीज़ें रहेगी, वहाँ पे पूजा पाठ के अलावा ये हवन वगैरह की भी विधि होती है। तो जब वो नमाज पढ़ी जाती थी उस समय मतलब अभी तक, मतलब 2024 तक, जब तक कि इसको उत्थान के लिए वापस से इसकी कोर्ट में नहीं गया जब तक। तो जब नमाज में हम जानते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में नमाज के समय वज़ू किया जाता है, तो उन हवन वगैरह में सब पानी भर दिया जाता था, या मतलब उसका तिरस्कार किया जाता था एक मायने में परंपराओं का, हिंदू परंपराओं का। तो इन सब को देखते हुए फिर से इसको पुनरुत्थान की जो कमेटी है जो देख रही है इन सबको, उन्होंने हाई कोर्ट में गुहार लगाई इसका सर्वे करने के लिए। हाई कोर्ट का ऑर्डर आया एएसआई का सर्वे करवाने के लिए। और जब एएसआई का सर्वे हुआ, तो उस समय जब सर्वे के लिए जब एएसआई जाने वाली थी, तो मुस्लिम समाज ने इसका विरोध किया और वो सुप्रीम कोर्ट में गए इसका स्टे लगाने के लिए कि ये एएसआई के सर्वे पे स्टे लगा दिया जाए। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इसे मना कर दिया और एएसआई का सर्वे होने दिया। अब स्थिति यह है कि सोमवार के दिन, आज बुधवार है, 1 दिन पहले सोमवार के दिन जब रिपोर्ट सबमिट की गई हाई कोर्ट में, तो उस समय भी ये लोग मुस्लिम समाज सुप्रीम कोर्ट गए कि हाई कोर्ट में इसको सबमिट ना किया जाए और इसको पब्लिक ना किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का तो अभी उस पर कुछ आया नहीं है, लेकिन एएसआई ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कर दी है।
तो इस रिपोर्ट में ये पाया गया है, इसमें जैसे मैंने बताया, मंदिर के सरस्वती मंदिर के प्रमाण मिले हैं, गणेश जी की, सरस्वती जी की, शंकर जी की, मंदिर के खंभों पे चिन्हित मूर्तियां पाई गई हैं, हरिओम ओम नमः शिवाय के उच्चारण लिखे हैं, चिन्ह चिन्हांकित किए गए हैं पत्थरों पे और खंभों पे, जगह जगह ये कई जगह पाया गया है ऐसे। तो बताते हैं कि कई ऐसी जगह है जहाँ पे ये सब पाया गया है, और इस रिपोर्ट में ये सब सब सामने आया है। जब इसका सर्वे हुआ, साइंटिफिक सर्वे इसको करवाया था, तो और साथ ही साथ एएसआई ने भी कहा है और अपनी रिपोर्ट में ये प्रमाणित कर दिया है कि यहाँ पे इससे मस्जिद बाद में बनी, या मस्जिद से पूर्व यहाँ मंदिर हुआ करता था। ये आज प्रूव हो गया और ये हाई कोर्ट में ये सबूत भी सारे प्रस्तुत कर दिए गए। तो अभी इसकी हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट इसका संज्ञान लेगी और 27 जुलाई का इस पे अपना विचार रखेगी। अब देखते हैं हाई कोर्ट का क्या विचार आता है और इसमें हाई कोर्ट की क्या प्रतिक्रिया होती है। और इस बीच जो मुस्लिम समाज है, जो इस रिपोर्ट को हाई कोर्ट में सबमिट ना करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, अब ये रिपोर्ट तो वहाँ प्रस्तुत हो गई, पता नहीं अब उस केस का क्या होगा, इसकी तो मुझे जानकारी है नहीं। बट देखते हैं कि आगे ये सुप्रीम कोर्ट पे इस पर क्या स्टैंड लेगा। और मुझे नहीं लगता कि ये विवाद या ये जो भोजशाला का प्रकरण है, ये बिना सुप्रीम कोर्ट गए रिजॉल्व होगा। हाई कोर्ट का फैसला चाहे जो भी हो, हाई कोर्ट का जो भी, हाई कोर्ट अपने संज्ञान में जो क्या लेता है और क्या अपना निर्णय सुनाता है या क्या इस पे टिप्पणी करता है। बट एनीवेज, अब जैसे ये सुप्रीम कोर्ट भी ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा ही। तो आज की हालत में, आज की सूरत में हम देखते हैं, तो आज तो ऐसे ही लगता है कि यहाँ एक मंदिर था और मंदिर को तोड़ के या मंदिर का कुछ हिस्सा लेके यहाँ पे मस्जिद बनाई गई, कमाल मोहल्ला मस्जिद, और ये विवादित है। तो देखते हैं आगे इसमें क्या होता है, हम इंतज़ार करेंगे और इसको बराबर नज़र रखेंगे इस पे। और इसके अलावा भी और भी कुछ मुझको जानकारी प्राप्त होती है तो मैं आपसे साझा करूँगा। उत्तर प्रदेश, जिसने यूपी जीता वह प्रधानमंत्री बनता है देश का, ये मान्यता है और ये सच्चाई भी है, फैक्ट है, इट्स अ फैक्ट। सो चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को लेके काफ़ी चैनल्स में और काफ़ी देश में काफ़ी कुछ चल रहा है, अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही है, अलग अलग लोग अपना अलग अलग विचारधारा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में 14 जुलाई को उत्तर प्रदेश में, जैसे मैंने पीछे बताया, भारतीय जनता पार्टी की राज्य स्तर की कार्यकारिणी की मीटिंग थी, जिसमें प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी, बीएल संतोष जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और कई सारे बीजेपी के कार्यकर्ता और और राज्य के डिप्टी मुख्यमंत्री, दोनों मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद थे, श्री केशव प्रसाद मौर्य जी और अनिल कुमार जी। तो जब केशव प्रसाद मौर्य ने अपना भाषण आरंभ किया, नड्डा जी के और बीएल संतोष जी के, मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में, तो उन्होंने कहा कि पद से बड़ा संगठन होता है, पद बड़ा नहीं होता, संगठन बड़ा होता है, पार्टी बड़ी होती है। और भी कुछ ऐसी बातें की जिसको मीडिया वालों ने काफ़ी उछाला और
वहाँ से ये तो पता लग गया है कि समथिंग इज नॉट गुड बिटवीन सीएम एंड डिप्टी सीएम्स। और जैसे हम सब जी जानते हैं, आपको मैं बता दूं कि ये जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, ये पहले बीएसपी में थे। इन्होंने बीएसपी छोड़ी, पहले कांग्रेस में थे, फिर बीएसपी में गए, और फिर बीएसपी छोड़ के फिर अभी बीजेपी में आए, और आने के बाद में इनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। और ये अभी लोकसभा चुनाव में चुनाव भी लड़े थे। ये अलग बात है कि वो हार गए, तो फिर भी ये डिप्टी सीएम बने रहे। तो इसका मतलब ये है कि सीएम योगी, मुख्यमंत्री योगी और उप मुख्यमंत्री मौर्य जी, इनके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और इनका एक अपना ग्रुप बना है कुछ एमएलए के साथ में, और वो हर वक्त यही जताने की कोशिश करते हैं जब भी मौका मिले या जब भी ऐसा कहीं प्रसंग पड़े बात करने का या बोलने का, या मीडिया कर्मियों के साथ में कभी बात करने का या कुछ कमेंट या बाइट देने की बात आए, तो ये योगी जी को इस प्रकार दिखाते हैं कि वो काफ़ी ईगोइस्टिक है और किसी की नहीं सुनते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। इस प्रकार के वो फीलर्स देते रहते हैं हर वक्त। तो ये ऐसे क्यों होता है और ये योगी जी को पसंद क्यों नहीं करते? मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि जब 2017 में योगी जी वॉज पिक्ड बाय बीजेपी टू बिकम एन सीएम, मतलब वो उनको पिक किया गया था मुख्यमंत्री बनने के लिए। जब 2022 का स्टेट इलेक्शन आए, उस समय योगी जी को जनता ने अपना प्यार दिया, अपना वोट दिया और उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो वो जब 2017 की बात और थी और 2022 की बात और है, इसमें अंतर है। आज ये जनता से चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और जनता का इनको भरपूर प्यार है, और इनकी पॉपुलैरिटी जो है वो आज हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की जो सेंट्रल टीम है, जहां अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, राजनाथ जी हैं, तो इनकी बराबरी पार्टी में अमित शाह के बराबर आ गए हैं ये योगी जी, इनकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से। और अगर मुख्यमंत्री के तौर पे हम देखें तो मोदी जी के बाद में यही इतने पॉपुलर है जितने मोदी जी हैं। मोदी जी नंबर 1 पे आते हैं और योगी जी नंबर 2 पे आते हैं। तो इसी सब के चलते ऐसे लगता है कहीं ना कहीं कि जो बीजेपी की हाईकमान है, सेंट्रल टीम, जिनमें ये शीर्ष नेतृत्व है जो बीजेपी का, जो दिल्ली में बैठता है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनको ये डर है कि योगी जी की पॉपुलैरिटी मोदी जी की पॉपुलैरिटी को कम ना कर दे। और इसी के चलते जो एक योगी जी को साइडलाइन करने वाली जो बातें चलती है, या जो इधर इधर कहीं से सुगबुगाहट होती है, या इधर उधर मीडिया कर्मी को लीक की जाती है इंटेंशनली, तो उससे ये परसेप्शन बनता है हर किसी न्यूज़ का, या जो इस घटना को या इस खबर को कवर करता है। तो उसी में से एक है हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनको ऐसा कहा जाता है कि सेंट्रल लीडरशिप का आशीर्वाद प्राप्त है, और उन्हीं के कहने पे इनको डिप्टी सीएम बनाया गया था और रखा भी, और अभी तक ये कंटिन्यू भी कर रहे हैं। तो जब ये ऐसा होता है तो ऐसा लगता है कि योगी जी की पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए ये सब किया जा रहा है। बट आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, जब ये मीटिंग ख़त्म हुई, इसके बाद में मौर्य जी को दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली में जैसे खबरें आ रही हैं कि जब ये दिल्ली पहुँचे तो इन्होंने एक फ़ोटो ऑप्टिक्स वगैरह सब बताए, और जिससे मीडिया को ये लगा, या हमको भी ये लगा कि कहीं कुछ बदलाव होगा या कुछ चल रहा है। बट जब मीटिंग ख़त्म हुई तो जब मौर्य जी बाहर निकले तो उन्होंने एक भी बाइट नहीं दी अब किसी मीडिया का पर्सन को, और वो अपनी गाड़ी में बैठे और चले गए, और वो काफ़ी टेंस भी लग रहे थे।
तो इस पे से ये पता लगता है कि इनकी काफ़ी अंदर क्लास ली गई होगी, और इस पे से ये लगता है कि मोदी जी को फ्री हैंड मिल गया है। आने वाले जो बाई इलेक्शंस है होने वाले हैं, वहाँ पे कुछ 13 सीट्स में बाई इलेक्शन हो गई, या 12 सीट्स में कुछ बाई इलेक्शन है यूपी में अभी, और वो सारी इलेक्शन योगी जी अपने हिसाब से और अपने अपने बलबूते पे ही उसको मैनेज करेंगे, और वही इसको देखेंगे आगे इलेक्शन को। और ऐसे लग रहा है अभी तो कि सेंटर का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, जो योगी जी चाहेंगे वही होगा वहाँ पे उस इस इलेक्शन के माध्यम में। आने वाले इलेक्शन जो बाई इलेक्शंस होने वाले हैं, जहाँ पे कांग्रेस और एसपी के सिटिंग एमएलएज ने लोकसभा का चुनाव जीता, और वहाँ की जो सीट्स खाली हुई है उस पे से, तो अब देखते हैं मौर्य जी का क्या अगला एक्शन होगा। अब जो भी होगा वो तो अब सामने आएगा, एक आध 2 दिन लगेंगे उसको। वैसे एक बात मुझे योगी जी की काफ़ी अच्छी लगी उस मीटिंग में, जब योगी जी ने कहा कि कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और कोई बैकफुट पे नहीं है। जैसे ये कुछ मीडिया चैनल बता रहे थे कि योगी जी बैकफुट पे चले गए हैं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने उस बात को वहीं का वहीं खंडन कर दिया, वहीं का वहीं उसको किनारे लगा दिया, और अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं को वापस से एकजुट करने के लिए, उनमें एनर्जी पंपिंग करने के लिए, तो कि बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता अपना मोरल लूज़ कर रहा था, क्योंकि ये जो घटनाएं और ये जो समाचार इधर उधर चल रहे थे, कोई कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, उसी को चलते हुए तो कार्यकर्ताओं का अपना एक मोरल होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है, वो लूज़ होता है। तो उसको सही रख करने के लिए और उसको अपने कॉन्फिडेंस लूज़ ना करे कार्यकर्ता, इसीलिए उन्होंने कहा है कि कोई बैकफुट पे नहीं है, सरकार जो चाह रही है वही हो रहा है और वही होगा। तो ये मैं समझता हूँ काफ़ी बड़ी बात है, और जिस प्रकार से अभी 1-2 दिन में जो ये घटनाएँ हुई है, और इससे तो मुझे ये लगता है कि कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस लौटेगा, और कार्यकर्ता पूरे जोश और खरोश के साथ योगी जी का साथ देंगे, और आने वाले इलेक्शन में इसके रिजल्ट्स हमको देखने को मिलेंगे। रही बात डिप्टी सीएम साहब की, तो देखते हैं अभी 1-2 दिन में इसके क्या परिणाम आते हैं, क्या रिजल्ट आते हैं। तो जैसे भी कुछ घटनाएं घटेगी या जैसे कुछ और भी चेंजेस आएंगे, तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। और दोस्तों, कल हम बात करेंगे एक और मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। आज हाई कोर्ट में उनकी पेशी हुई, और कपिल सिब्बल साहब ने, माफ़ करना, सॉरी, सिंघवी साहब ने उनको रिप्रेजेंट किया वहाँ पे हाई कोर्ट में। तो देखते हैं, मैं आपको कल इसकी जानकारी दूंगा क्या कोर्ट में क्या हुआ हाई कोर्ट में। वैसे आपको समाचार पत्रों से और दूसरे न्यूज़ चैनल से पता तो लग ही गया होगा कि उनको बेल तो मिली नहीं है। बाकी और भी कुछ है जो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, और कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।